नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका खबर दिन भर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। संसद में हंगामा थम नहीं रहा है। बजट सत्र का दूसरा चरण चल रहा है, लेकिन विपक्षी दलों के हंगामे के चलते संसद में काम नहीं हो पा रहा है। अडानी ग्रुप के मुद्दे पर विपक्षी दल पिछले कई दिनों से हंगामा कर रहे हैं। इस मुद्दे को लेकर बुधवार को भी जमकर हंगामा हुआ, जिसके चलते हंगामे के चलते दोनों सदनों की कार्यवाही गुरुवार 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। बता दें कि विपक्षी दलों के सांसद अडानी ग्रुप के मसले पर जेपीसी जांच की मांग कर रहे हैं। बीजेपी नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर निशाना साधा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस को घेरते हुए कहा कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ने अपनी व्यक्तिगत लड़ाई को लोकतंत्र की लड़ाई बना दिया है और इसकी जितनी आलोचना की जाए कम है। बता दें कि मानहानि मामले में राहुल गांधी को सूरत की अदालत ने 2 साल की सजा सुनाई है, जिसके बाद उनकी सांसदी चली गई है, जिसे लेकर विपक्ष सरकार पर आरोप लगा रहा है। राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ने जहां एक तरफ न्यायतंत्र पर दबाव और धमकी की विचारधारा के साथ कार्य किया है और जिस तरह उन्होंने अपनी व्यक्तिगत कानूनी लड़ाई को एक लोकतंत्र की कानूनी लड़ाई के रूप में प्रेषित करने की कोशिश की, उससे एक बात तो साबित हो चुकी कि कांग्रेस पार्टी इस देश में लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ करने में और नई लो पर जाने में कोई कमी नहीं छोड़ी। 2013 का सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश रहा लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में कि कोई भी व्यक्ति जिसके विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट का एक कन्विक्शन का आदेश हो, तत्काल उस व्यक्ति की संसद की सदस्यता बर्खास्त की जाए। इस वर्डिक्ट के बाद जब कांग्रेस पार्टी की ही शासन केंद्र में थी और तत्कालीन न्याय मंत्री कपिल सिब्बल जी ने प्रधानमंत्री जी के उस तत्कालीन प्रधानमंत्री जी मनमोहन सिंह जी के आदेश के आधार पर अध्यादेश निकाला था। उसी अध्यादेश की जब प्रस्तुतिकरण की जा रही थी, तब उसी समय राहुल गांधी जी ने कहा था कि इस अध्यादेश को फाड़ के कचरे की टोकरी में फेंक देना चाहिए। तो फिर आप पार्टी के वरिष्ठ नेता, संसद के उपनेता ने संसद में कहा कि गांधी परिवार के लिए न्यायालय में अलग नियम होने चाहिए। ये इस बात का प्रमाण है कि कांग्रेस पार्टी के लिए कुछ लोग फर्स्ट क्लास सिटीजन हैं और आप और हम सारे के सारे थर्ड क्लास सिटीजन। वहीं सिंधिया की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कांग्रेस ने नाराजगी जताई है और आइए आपको सुनाते हैं कांग्रेस पार्टी की ओर से क्या कुछ कहा गया। बेवफा निकला, गम इस बात का नहीं है कि वो बेवफा निकला, अफसोस महज इतना है कि उसे क्या समझा था और क्या निकला। और जो वफा लुटियंस दिल्ली के एक बंगले की मोहताज हो जाए, वो वफा किस काम की? वो कल जाती है आज जाए। जिस नजरिए के खिलाफ, जिस विचारधारा के खिलाफ 50 साल से जो आदमी लड़ रहा हो, आज उसी नजरिए का ताबेदार बन जाए तो अफसोस तो सबको होता है। ना केवल हमें हो रहा है, अफसोस आज उनको भी हो रहा है जिनकी वो खिलाफत करते थे। जो हमारे नहीं हुए वो तुम्हारे क्या होंगे। आज जब वो बादशाह सलामत की शान में कसीदे पढ़ते हैं तो हंसी आती।
जिसको खुदा माना था हमारे कुछ कार्यकर्ताओं ने, वो बुत मिट्टी का भी नहीं निकला। हम जानना चाहते हैं साहब आपसे कि आपको रात को नींद कैसे आती हो, सुबह आईना कैसे देखते होगे और दिन भर अपनी सोहबत में खुद कैसे गुजार लेते हो। ख्याल तो आता होगा और वो ख्याल सताता भी होगा कि जिस पार्टी ने एक कार्यकर्ता को इतना बड़ा नेता बनाया, ऐसे ऐसे पद दिए कि वो एक कद्दावर नेता की श्रेणी में आ जाए, आज वो उसी पार्टी को कोस रहे हैं। बुरा लगता होगा, उन्हें भी बुरा लगता होगा, हमें पूरा भरोसा है उन्हें बुरा लगता होगा। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का वक्तव्य सुन के मुझे एक बात याद आई कि इस व्यक्ति को अपना ज़मीर गिरवी रखने में और आंख की शर्म बेचने में बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लगा। जिस पॉलिटिकल रेलेवेंस की वो कांग्रेस पार्टी के बारे में बात कर रहे हैं और जिन्होंने राहुल गांधी को स्वार्थी कहा है, ये खुद अपने वजूद की लड़ाई लड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी में। अगर वजूद की लड़ाई नहीं होती तो इस तरह के अनर्गल बयान नहीं देते। मुझे तरस आता है इनकी सोच पर और तरस आता है कि राजनीतिक लालच के चलते ये भी ट्रोलों की एक सूची में शामिल हो गए। असलियत यह है कि अगर कांग्रेस पार्टी ने इनको बढ़ाया नहीं होता और ये यंग टर्क्स में से सबसे आगे रहते थे, अगर नहीं होते तो आज इनकी कोई पॉलिटिकल रेलेवेंस भारतीय जनता पार्टी में वैसे ही नहीं है। मेरा अपना मानना है कि चलिए हम तो काले कपड़े पहनकर अपना प्रोटेस्ट दिखा रहे हैं, आपकी उन काली करतूतों का क्या जब आप अडानी जैसे भ्रष्ट आदमी को बचाने के लिए पूरी सरकार जुट जाती है? आपकी काली करतूतों का क्या कि आप महंगाई और बेरोजगारी पर बात नहीं करते हैं? आप नीरव मोदी, ललित मोदी, मेहुल भाई जैसे चोरों को बचाने के लिए उतर जाते हैं मैदान में? आपकी काली करतूतों पर आपका ये जो झूठ है, जो प्रोपेगेंडा है, ये पर्दा नहीं डाल सकेगा। ट्रोल बेचारे विफल हो गए, जो मंत्री ट्रोल बने थे, तो आज नए लोग मैदान में उतारने पड़े और उसमें से एक ज्योतिरादित्य सिंधिया जी हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मिशन रोजगार के तहत अलग अलग विभागों के चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपे हैं और इस मौके पर सीएम योगी सभी चयनित युवा कर्मियों को अभिनंदन उन्होंने किया। उन्होंने कहा कि इससे पहले भर्तियों में भ्रष्टाचार इस कदर था कि जो योग्य नहीं था वो आयोग का अध्यक्ष होता था। आज लोक भवन में आयोजित नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में सीएम योगी ने 795 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे। इसके साथ ही उन्होंने प्रदेश सरकार की बदलती हुई छवि पर भी बातें की। 79 लोगों का चयन हुआ है। राजस्व विभाग एक बड़ी भूमिका का निर्वहन करता है एक सामान्य किसान के लिए थोड़ी थोड़ी जोत को एकजुट करने का एक अभिनव प्रयास, और इसमें चकबंदी अधिकारी के रूप में एक बड़ी अच्छी सेवा वहां पर लोगों को दे सकते हैं। यहाँ पर भी इसकी आवश्यकता बहुत दिनों से महसूस की जा रही थी। उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग में 70 सहायक उद्यान निरीक्षक का चयन भी हुआ है। उद्यान विभाग किसानों की आमदनी को कई गुना बढ़ाने में इनकी बड़ी भूमिका हो सकती है, बहुत बड़ी भूमिका हो सकती है। और उस पर यहाँ पर खाद्य प्रसंस्करण भी इसमें हुआ है। आबकारी निरीक्षक के रूप में 12 का चयन हुआ है। इसमें भी एक्साइज ने पिछले 6 वर्ष के अंदर अपनी आमदनी को कई गुना बढ़ाया है, लगभग 3 गुना से अधिक बढ़ाया है। और मान कर सकते हैं 12,000 का रेवेन्यू आज इनका बढ़ करके लगभग 45,000 करोड़ तक पहुंच रहा है। उत्तर प्रदेश में कार्य करना देश के किसी भी अधिकारी और कार्मिक को के लिए गौरव की बात होती है। ये मान्यता है कि जिस अधिकारी और जिस कर्मचारी ने उत्तर प्रदेश के अंदर कार्य किया और यहाँ पर ईमानदारी के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया, वह देश और दुनिया के अंदर कहीं भी सफलता के नए झंडे गाड़ सकता है। तो उत्तर प्रदेश के प्रशासनिक तबके के बारे में और यहाँ कार्य करने वाले कार्मिकों के बारे में यह धारणा है। और मुझे कहने में कोई संकोच नहीं कि विगत 6 वर्ष के अंदर हमारी प्रशासनिक टीम ने शासन के साथ, जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर के केंद्र और राज्य शासन की योजनाओं का 100% लाभ आम जनमानस तक पहुंचाने का कार्य किया। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, जल्द लौटेंगे। के बाद आपका स्वागत है। मथुरा में शाही ईदगाह की अमीन सर्वे पर रोक लग गई है। पूरी जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता मनोहर पटेल। शाही ईदगाह मस्जिद और
श्री कृष्ण जन्म स्थान विवादित भूमि मामले को लेकर आज कोर्ट ने स्टे ऑर्डर दे दिया है। आपको बता दें कि विष्णु गुप्ता की याचिका पर, जो कि दिल्ली के निवासी हैं, उनकी याचिका पर कोर्ट ने सुनवाई करते हुए अमीन रिपोर्ट प्रेषित करने का आदेश दिया था, जिस पर मुस्लिम पक्ष की ओर से आपत्ति इस आदेश पर जताई थी और लगातार सुनवाई कोर्ट में हो रही थी। सिविल जज सीनियर डिवीजन ने आपत्ति पर लगातार सुनवाई के बाद इस आदेश को जारी रखने के लिए कहा था और अमीन रिपोर्ट के आदेश दे दिए थे। वहीं अगर बात करें तो अमीन ने इस आदेश को भी रिपोर्ट प्रेषित करने के लिए कोर्ट से ले लिया था, लेकिन मुस्लिम पक्ष की ओर से कोर्ट में दोबारा से इस मामले को लेकर स्टे ऑर्डर के लिए प्रार्थना पत्र दिया और सिविल जज सीनियर डिवीजन ने इस मामले को लेकर स्टे ऑर्डर दे दिया है। अब इस मामले को लेकर अग्रिम सुनवाई 11 अप्रैल को होनी है, तब तक इस मामले पर स्टे ही लगी रहेगी। यह अब आने वाला समय ही बताएगा कि कोर्ट इस मामले को लेकर क्या तय करता है। इंडिया वॉइस के लिए मथुरा से मनोहर पटेल। मुरादाबाद में मैक्सिको से आए गैंगस्टर पर दीपक पहलवान पर एफआईआर दर्ज हुई है, बता रहे हमारे सहयोगी शारिक सिद्दीकी। मुरादाबाद जनपद के थाना छजलेट इलाके में फर्जी पासपोर्ट बनाने के मामले में एक सिपाही को एसएसपी मुरादाबाद हिमराज मीणा के द्वारा निलंबित कर दिया गया है। दरअसल एक आरोपी को मैक्सिको से गिरफ्तार किया गया था। जब उससे पूछताछ की गई थी तो उसके द्वारा बताया गया था कि उसने अपना पासपोर्ट मुरादाबाद जनपद के छजलेट थाना इलाके से वेरीफाई करवाया है। इस पूरे प्रकरण में पुलिस के द्वारा पूरे मामले की जांच की गई। वहीं लापरवाही बरतने वाले सिपाही पर मुरादाबाद जनपद के थाना छजलेट में मुकदमा दर्ज किया गया है, जिस पर लापरवाही बरतने को लेकर निलंबित किया गया है। वहीं फर्जी पासपोर्ट तैयार करने के मामले में, नकली दस्तावेज पेश करने के मामले में आरोपी के ऊपर मुरादाबाद जनपद के छजलेट थाने में मुकदमा दर्ज हुआ है। पुलिस के द्वारा इस पूरे प्रकरण में वैधानिक कार्यवाही की गई है। मुरादाबाद जनपद में तैनात पुलिसकर्मी को निलंबित किया गया है। दरअसल सन 2022 में पासपोर्ट मुरादाबाद जनपद के छजलेट थाना इलाके के एक पते पर वेरीफाई करा गया था, जिस पर थाना छजलेट में तैनात पुलिसकर्मी के द्वारा मौके पर पहुंचकर एड्रेस वेरीफाई करा गया था, जिसमें लापरवाही का मामला सामने आया। पुलिस के द्वारा इस पूरे प्रकरण में कार्यवाही की गई है। वहीं मैक्सिको में आरोपी को भी गिरफ्तार किया गया है। आरोपी के द्वारा कई बड़े खुलासे किए गए हैं। दरअसल कुछ समय पहले दिल्ली में एक हत्या हुई थी, जिसके मामले में मुख्य आरोपी बॉक्सर को गिरफ्तार करते हुए जेल भेजने की कार्यवाही को पुलिस के द्वारा अंजाम दिया जाएगा। आरोपी की गिरफ्तारी हो चुकी है। आरोपी को इंडिया लेकर आया जा रहा है, लेकिन इसी बीच इसमें लापरवाही बरतने वाले पुलिसकर्मी पर भी मुरादाबाद जनपद में एसएसपी हिमराज मीणा के द्वारा बड़ी कार्यवाही को अंजाम दिया गया है। वीडियो जर्नलिस्ट सुहेल के साथ शारिक सिद्दीकी, इंडिया वॉइस मुरादाबाद। इधर पीलीभीत में किसानों पर मौसम की मार पड़ी है, जिसकी भरपाई को लेकर सीएम को पत्र लिखा गया है, बता रहे हमारे सहयोगी आशुतोष मिश्रा। पीलीभीत में हाल ही में हुई बेमौसम बरसात के कारण पीलीभीत के किसानों को बड़ा आर्थिक नुकसान झेलना पड़ा है। वहीं स्थानीय किसानों का आरोप है कि जब मौके पर सरकारी महकमे की टीम पहुंचती है तो नुकसान की परसेंटेज 30% से भी कम बताकर लोगों को लाभ नहीं मिल पा रहा है। इन सब मामलों को ध्यान में रखते हुए पीलीभीत के सांसद वरुण गांधी ने मुख्यमंत्री को एक पत्र लिखा है और उन्होंने कहा है कि पीलीभीत में बेमौसम बरसात में पीलीभीत लोकसभा और बेहड़ी लोकसभा में किसानों का भारी नुकसान हुआ है। इससे किसान आर्थिक और मानसिक रूप से काफ़ी परेशान हुए हैं। उन्होंने कहा है कि किसानों के जो नुकसान है उसका आकलन कर उनको जल्द से जल्द मुआवजा दिलवाए जाने का कार्य किया जाए। आपको बता दें पीलीभीत तराई में बसता है और यहाँ पर लगातार जो बारिश हुई है हाल ही में बेमौसम बारिश के कारण किसानों की इस बार कमर टूट गई है। गेहूं की फसल काफ़ी बर्बाद हुई है। वहीं पीलीभीत जनपद में कई जगह ओलावृष्टि की भी खबरें सामने आई हैं। ऐसे में मामले को संज्ञान में लेते हुए पीलीभीत के सांसद वरुण गांधी ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है। आपको बता दें पीलीभीत के जो सांसद है वरुण गांधी वो लगातार जनता की समस्याओं को उठाते हैं, चाहे बेरोजगारी की बात हो या जन समस्या की बातें, वो लगातार बड़े स्तर पर इनको उठाते हैं। इसके लिए चाहे उनको अपनी सरकार की ही बगावत कई बार क्यों ना करनी पड़े। कई बार उनके ट्वीट के माध्यम से देखा गया है कि वो अपनी ही सरकार के खिलाफ कड़े तेवर में दिखाई देते हैं। आपको बता दें पीलीभीत के सांसद के पत्र लिखने के बाद पीलीभीत में राजनीति गर्मा गई है। ऐसे में अब इंतजार किसानों को ये है कि कब उनकी फसलों का आकलन होगा और कब उनको नुकसान का आकलन होगा और कब उनको नुकसान का जो जायज मुआवजा है वो मिल पाएगा। पीलीभीत से कैमरा सहयोगी शरद कुमार दुबे के साथ आशुतोष मिश्रा, पीलीभीत।
उधर उन्नाव में शोभा यात्रा के दौरान दो पक्ष आमने सामने आ गए। शोभा यात्रा के दौरान रंग गुलाल उड़ाने को लेकर विवाद हुआ था। पूरी जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी निखिलेश प्रताप। देर रात दो समुदाय आपस में भिड़ गए और विवाद में खूब चले ईंट पत्थर। जी हाँ, बिल्कुल आपको बता दें, पूरा मामला उन्नाव के थाना सफीपुर क्षेत्र के ग्राम कुसैला का है, जहां पर दो समुदाय आपस में भिड़ गए और वजह यह रही कि शोभा यात्रा में एक वर्ग विशेष के लड़के पर गुलाल पड़ गया, जिसमें आपस में कहासुनी हुई और वो कहासुनी इतनी भयानक हो गई कि दो पक्ष आमने सामने आ गए और एक दूसरे पर खूब पत्थर बरसाने लगे। फौरन सूचना पुलिस को हुई और मौके पर तत्काल सीओ सफीपुर ऋषिकांत शुक्ला अपने दल बल के साथ फौरन पहुंचे और भीड़ को तितर बितर किया और मौके पर वहां की स्थिति पर काबू पाया। वहीं दोनों वर्ग विशेषों के लड़कों के द्वारा ये कहासुनी स्टार्ट हुई थी। वहीं वर्ग विशेष के एक लड़के पर शोभा यात्रा में गुलाल पड़ गया था, जिसको लेकर उससे कहासुनी हुई और वो कहासुनी इतनी आगे बढ़ी कि दोनों समुदाय आपस में भिड़ गए। हालांकि इसकी सूचना जैसे ही पुलिस को लगी, उसने तुरंत इस मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए एडिशनल एसपी शशि शेखर ने बताया कि पुलिस द्वारा कार्रवाई करते हुए 12 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। जो भी लोग इस मामले में, जो भी इस हिंसा में जो लोग सामने आ रहे हैं, उन पर पुलिस अपनी पूरी तरह से कड़ी कार्रवाई करेगी। उन्नाव से इंडिया वॉइस के लिए निखिलेश प्रताप सिंह। उधर एएमयू में जीएनएमसी के जूनियर डॉक्टरों ने मरीज के तीमारदारों के साथ अभद्रता की है और पूरा मामला सामने आया है। बता रहे हमारे सहयोगी। अलीगढ़ के जेएन मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरों द्वारा मरीज के तीमारदारों के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि पूरा मामला अलीगढ़ के जेएन मेडिकल कॉलेज का है, जहां पर मुरादाबाद से कुछ लोग अपने मरीज को लेकर अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज इलाज कराने के लिए आए थे, लेकिन डॉक्टरों ने उनका इलाज नहीं किया, बल्कि स्टेशन पर उसे रखकर मरीज को वहीं देखते रहे, जिससे मरीज की मौत हो गई। इसके बाद परिजनों ने आरोप लगाया कि डॉक्टरों से जब इस बार बात की गई तो उन्होंने मरीज के जो तीमारदार थे, जो परिजन थे, उनके साथ मारपीट की और दबंगी दिखाते हुए उनको वहाँ से बाहर निकाल दिया, जिसकी जानकारी बाद में जो कांग्रेस के जो नेता हैं यहाँ से राजा भैया कोई वे मौके पर पहुंचे और डॉक्टरों के खिलाफ वहीं मेडिकल कॉलेज के गेट पर ही धरना प्रदर्शन में बैठ गए। बाद में जब सीएमओ पहुंचे तो सीएमओ ने उनको किसी तरह समझा बुझाकर वहां से हटा दिया। साथ ही जो परिजन आए थे मुरादाबाद से, उनको भी मुरादाबाद के लिए वापस कर दिया। ये पहला ऐसा मामला नहीं है जहां पर डॉक्टरों की बदसलूकी का मामला सामने आया है। आए दिन ऐसे मामले मेडिकल से आते रहते हैं, जहां पर डॉक्टर्स जो मरीज के तीमारदार होते हैं उनके साथ में बदतमीजी करते हैं और बदसलूकी करते हैं, जिसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाती। अगर कोई एएमयू प्रशासन या मेडिकल प्रशासन उनके खिलाफ कार्रवाई करता है तो वह धरने पर चले जाते हैं, जिसके कारण प्रशासन कोई सख्त नियम नहीं बना पा रहा है। वहीं मरीजों के जो परिजन हैं उनको इसका खामियाजा लगातार बार बार भुगतना पड़ता है। मैं प्रदीप कुंडीर, इंडिया वॉइस, अलीगढ़। उधर मैनपुरी में पीएम आवास न मिलने से नाराज दिव्यांगों ने कलेक्ट्रेट स्थित तिकोनिया पार्क में पहुंचकर भूख हड़ताल की। पूरी जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी मुकेश कुमार। मैनपुरी के कलेक्ट्रेट तिकोनिया पार्क में भारतीय जनता पार्टी दिव्यांग के लोग भूख हड़ताल पर धरने पर बैठ गए हैं। पूरा मामला आपको बताते चले हैं। दिव्यांग समिति के जो अध्यक्ष हैं राम मोहन मिश्रा लगातार अधिकारियों को शिकायत देने के बाद, हार थकने के बाद अब भूख हड़ताल पर बैठ गए। पूरे जनपद में आलम यह है कि किसी भी दिव्यांग को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं दिया जा रहा है और दिव्यांग इससे काफ़ी परेशान है। आने वाले दिनों में जब बारिश होगी तो बहुत ही ज़्यादा उनको परेशानी होती है। जिलाधिकारी से भी कई बार गुहार लगा चुके हैं। अब तो उन्होंने ठान लिया है भूख हड़ताल अब तभी ख़त्म करेंगे जब उनको प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिल जाएगा। शहर की बात की जाए तो काशीराम कॉलोनी में आवास में कई मकान खाली पड़े, मगर इनको दिव्यांगजनों को अभी तक किसी भी तरह की कोई अलॉटमेंट नहीं की गई है। अब दिव्यांग ऐसे हैं, उनके मांग है शहर के जो लोग हैं कि प्रधानमंत्री आवास मिले। ये तो मिलना ही है ग्रामीण अंचलों को लोगों को, मगर जो काशीराम कॉलोनी में जो लोग रह रहे हैं उनको खाली आवास पड़े हैं, उनको भी अब आवास ये जो काशीराम वाले खाली पड़े हैं उनको अलॉटमेंट कर देनी चाहिए, जिससे वह अपना जीवन का गुजर बसर कर सकें। इंडिया वॉइस के लिए मैनपुरी से मुकेश कुमार की रिपोर्ट। और इसी के साथ खबर दिन भर में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, देखते रहिए इंडिया वॉइस।